जाएंगे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रीपोजिशंस को डिस्कस कर दिया था, और कोई डाउट हो तो जल्दी से बताएंगे। सर आज सर्वर कैसा है? मेरी आवाज जा रही है क्या? बेटा आवाज थोड़ी जाएगी, आपका मैसेज आता है भाई। आज भी सर्वर, आज कैसा है सर्वर भाई? अभी जितनी भी क्लास हुई अब तक सुबह से, उसमें कोई कमेंट ही नहीं आया, सिंगल कमेंट नहीं आया। बट अब मुझे दिख रहे हैं कमेंट्स, तो स्वागत है सभी का। वेलकम आयुष, सुमन, गोयल, लक्ष्मण, गोपाल, आरजू, मोहित, आयुष, रौनक, आयुषी, प्रिंस, आदित्य, सभी का स्वागत है भाई। आ जाएंगे फटाफट से। और फिर आज हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, देखो जी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्रॉम को डिस्कस कर दिया था कि फ्रॉम का यूज कहां पर किया जाता है बच्चे। फ्रॉम का यूज किसी भी जगह से आने के लिए किया जाता है, ओरिजिन को दिखाता है, नियर फ्यूचर को दिखाता है, सेंटर एड्रेस और फिक्स प्रीपोजिशन के तौर पर भी। देखो जैसे कुछ एग्जांपल के तौर पर हमने वर्ड्स लिए, इन सभी शब्दों के साथ फिक्स फॉर्म में हम लोग फ्रॉम का यूज किया करते हैं। ठीक है, आज क्लास नहीं चला पहले वाला। हाँ, सुबह से सर्वर में दिक्कत थी बच्चे, कल भी सर्वर में दिक्कत थी, आज उससे ज्यादा दिक्कत थी, है ना। कुछ बग्स आ जाते हैं, आप जानते हैं इन सब चीजों को। तो चलिए भैया, तो चलिए भी आ जाते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं चीजों को। और आज हम लोग अपने एडवांस प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। अब एडवांस प्रीपोजिशन से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछा करते हैं ना, यहां से काफी क्वेश्चंस बन जाया करते हैं। बात अगर मैं करूं प्रीपोजिशंस की दोस्तों, अगर मैं बात कर रहा हूं प्रीपोजिशंस की बच्चे, तो प्रीपोजिशन की कुछ स्पेशल कंडीशंस है, उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला, ये हम लोग कई बार डिस्कस कर भी चुके हैं, फिर भी एक बार और रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। क्या है देख लेते हैं दोस्तों। अगर प्रीपोजिशन के बाद क्या यूज किया गया, एक प्रोनाउन, तो वो कैसा होना चाहिए दोस्तों? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद अगर सेंटेंस में बच्चे क्या यूज किया गया, प्रोनाउन का हम लोगों ने यूज किया। ठीक है, किसका यूज किया? प्रोनाउन का। तो वो प्रोनाउन हमेशा और हमेशा कैसा होगा दोस्तों? एक ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ये बातें हम लोगों ने कई बार डिस्कस की हैं, है ना। सबसे पहले तो अपनी बेसिक क्लास में, फिर उसके बाद प्रोनाउन में भी ये बात रिकॉल की थी। ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन जो आएगा वो हमेशा, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा कैसा रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस में। एक बार लिखें आप लोग, जैसे एक एग्जांपल लिखो पहले। Everybody but she made an फटाफट से देखेंगे। चलिए भी देख लेते हैं। एवरीबडी बट शी मेड एन अटेम्प्ट, है ना। ये स्टेटमेंट है। यहां पर आप लोगों ने देखा एवरीबडी आया, फिर यहां पर आया शी, और उसके पहले हम लोगों ने बट का यूज किया। बट एक प्रीपोजिशन का काम करता है कब? जब ये एक्सेप्ट वाला मीनिंग देता है। तो यहां पर हम लोग शी का यूज ना करके किसका यूज करेंगे बच्चे? हर का यूज करेंगे, है ना। अगले को देखते हैं। तो क्या मतलब है? सभी लोगों ने अटेम्प्ट किया सिवाय उस लड़की के। ठीक है, अगले को देखते हैं। देयर इज नो कॉपरेशन बिटवीन ही एंड शी। ही एंड शी के बीच में कोई कॉपरेशन नहीं है आपस में ना। ठीक है जी, कॉपरेशन नहीं है। बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, तो इन दोनों को हम लोगों को ऑब्जेक्टिव केस में लिखना होगा। तो हिम लिखेंगे एंड हर। क्या लिखेंगे? हिम एंड हर। तो देयर इज नो कॉपरेशन बिटवीन हिम एंड हर। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी सभी को। तो ये बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगर एक प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है भाई, और उसके बाद क्या यूज कर दिया गया? वर्ब, है ना। अगर एक प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का यूज कर दिया गया, तो पहली बात तो यही समझ में आती है कि प्रीपोजिशंस के बाद हमेशा या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। ये वर्ब तो आ नहीं सकता। बट अगर वर्ब आ गया तो क्या करेंगे भाई, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में उस वर्ब के साथ मेरे भाई हम लोगों को क्या ऐड करना होगा? आईएनजी। कहने का मतलब है
प्रेपोजिशन के बाद हम लोग आईएनजी फॉर्म का ही यूज करते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद हम लोग आईएनजी फॉर्म का ही यूज करते हैं। अब ये जो आईएनजी बनी ना, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, इसी को हम लोग ग्रामेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जेरेंट, जो कि अपने आप में क्या हुआ करता है, नाउन। तो बेसिकली हम अपनी वही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आ गया तो उसको आईएनजी में कन्वर्ट करके जेरेंट बनाते हुए उसको क्या बोल देंगे कि वो नाउन है, ठीक है। तो हमारी वो कंडीशन अभी भी फुलफिल है कि प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। ऐसा हम लोगों ने इसीलिए किया क्योंकि प्रेपोजिशंस के बाद कभी भी नाउन प्रोनाउन के अलावा कोई शब्द नहीं आता। अगर वर्ब आ गया तो वर्ब को भी हम लोग क्या बना देंगे, नाउन बना देंगे। और वर्ब को नाउन बनाने के लिए हम लोगों ने उसमें क्या जोड़ दिया, आईएनजी, ठीक है। ये बात क्लियर है सभी को? आइए जी एग्जांपल से बात समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा माय मदर इज fond of cook, my mother is fond of cook, देख लेंगे। I am in a habit of play chess in can you sneeze without चलिए गर्मी लग रही है ना, जैकेट पहन के आए थे बाहर, अब स्टूडियो में थोड़ी गर्मी हो जाती है दोस्तों, तो हमें इसलिए इसे चलाना पड़ेगा। चलिए खैर, बीमार ना हो जाए। एक बार जल्दी से इन क्वेश्चन को देखें। अगर मेन वर्ब आए, प्रेपोजिशन के बाद मेन वर्ब नहीं आती है ना, प्रेपोजिशन अगर आ रहा है तो उसके बाद मेन वर्ब नहीं आ सकती, जो भी वर्ब है उसको नाउन ही कन्वर्ट करना होगा बच्चे में। जल्दी से देखेंगे, एक और सेंटेंस लिख देते हैं, जगह बना रहे हैं। Despite of working hard, he देखिए भाई फटाफट से कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं, और देखो लॉजिकल है सारी चीजें, ऐसा नहीं कि रटना है हमें, है ना, कि आपने मैंने कह दिया प्रिपरेशन के बाद हमेशा आईएनजी यूज करें, क्यों यूज कर रहे हैं उसका रीजन लॉजिक भी हमारे पास, ठीक है ना, कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। तो देखिए माय मदर इज फॉन्ड ऑफ, ऑफ आ गया दोस्तों, ऑफ अपने आप में क्या है भाई, ऑफ अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन है, तो फिर कुक ना बोलकर हमें यहां पर क्या करना होगा दोस्तों, कुकिंग। अब ये जो कुकिंग है ना, ये अपने आप में एक वर्ब का काम नहीं कर रहा है ना, आईएनजी वाली वर्ब तो तब आती है जब उससे पहले इज एम आर या फिर वॉज वर्ब आपको मिले। माय मदर इज कुकिंग, तब तो ये मेन वर्ब है, बट यहां पर ऐसा नहीं है, कोई इससे पहले इज एम आर वॉज वर्ब यूज नहीं किया गया, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेरेंट है, नाउन है। अगला सेंटेंस देखिए भाई फटाफट से, अगला स्टेटमेंट देखते हैं, आई एम इन हैबिट ऑफ प्ले चेस एट नाइट, देखिए
आ, आवाज ही नहीं आ रही। चलो दोबारा से बताते हैं, कोई बात नहीं। ये आवाज चली गई थी, एक्चुअली फोन आ गया था बच्चे, इस वजह से थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर हो गया था, उसके बाद माइक ऑन करना भूल गया, क्षमा चाहता हूं। कोई बात नहीं, दोबारा से देखते हैं, सारा देख लेते हैं भाई, कोई टेंशन नहीं। यहां तक कुकिंग तक तो हो गया था ना जी हमारा, हम सेकंड की बात करते हैं। आई एम इन अ हैबिट ऑफ प्ले चेस इन नाइट, ठीक है, मैं रात में चेस खेलने का आदी हूं। अभी वॉइस आ रही है बच्चे, बिल्कुल ठीक है। आपने अगेन देखा यहां पर क्या गिवन है, ऑफ। ऑफ एक प्रीपोजिशन है, तो दोस्तों यहां पर प्ले नहीं, प्लेइंग होना चाहिए, और ये वाला प्लेइंग भी अपने आप में एक जेरेंड है, नाउन है, ये किसी भी तरह से वर्ब नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर वर्ब होता तो इससे पहले इजमार या फिर आपको वॉज वर्ब मिलते ही मिलते, ठीक है। दूसरी एक और गलती थी, नाइट के लिए हम लोग इनका यूज नहीं करते बच्चे, एट का यूज किया करते हैं। अभी आवाज आ रही है ना, चलिए। तो आई एम इन हैबिट ऑफ प्लेइंग चेस एट नाइट। अगले पर आते हैं, कैन यू स्नीज विदाउट ओपन योर माउथ। स्नीज का मतलब होता है छींकना। अब आपने देखा होगा कुछ लोग तो क्या करते हैं, मुंह बंद करके छींक लेते हैं बिना ओपन करे, है ना, खत्म कहानी है ना। अक्सर लड़कियां ऐसा करने में माहिर होती हैं, ठीक है। लड़के तो क्या करते हैं, अपना पूरा शेर जितना मुंह खोलते हैं, फिर छींकते हैं, तब उनको छींकने का एहसास पता लगता है, मजा आता है, ठीक है। अलग अलग तरीका है। तो वही कहा गया कि बिना मुंह खोले के आप छींक सकते हैं, तो विदाउट अपने आप एक प्रीपोजिशन होगी, तो दोस्तों ओपन नहीं, यहां पर क्या होगा, ओपनिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, ओपनिंग। कैन यू स्नीज विदाउट ओपनिंग योर माउथ। अगले पर आ जाएंगे, डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। अब आप देख रहे हैं वर्किंग, ऑफ के बाद वर्किंग है, ठीक है, बिल्कुल सही है, वर्किंग आना चाहिए, क्योंकि डिस्पाइट अपने आप में एक प्रीपोजिशन है। बट याद रखना, डिस्पाइट के साथ मेरे दोस्तों हम लोगों ने क्या सीखा था कि ऑफ का यूज हम लोग नहीं किया करते, ऑफ का यूज नहीं किया करते, ठीक है। तो डिस्पाइट वर्किंग हार्ड, मेहनत करने के बावजूद भी वो एग्जाम में फेल हो गया। देखो, अगर कोई व्यक्ति एग्जाम में मेहनत करके फेल हुआ है तो कभी भी दुख वाली बात नहीं है, क्योंकि उसने मेहनत की है, ठीक है, और फिर फेल हो गया, कोई बात नहीं। कभी कभी रिजल्ट हमारे अनुरूप नहीं आते, बट आपने मेहनत करी है ना, वो एक सेटिस्फेक्शन है। वही मेहनत आपको अगली बार सफल कराएगी, ठीक है, क्योंकि अगली बार के लिए आपको थोड़ा और समय मिल गया, और थोड़ी मेहनत करोगे, बढ़िया से करोगे, पास हो जाओगे, ठीक है। तो मेहनत करके फेल हुआ तो कभी दुख मत करना, है ना, और बिना पढ़े फेल हो गए तो भी कोई दुख मत करना, ठीक है, क्योंकि भाई जब पढ़े नहीं हो तो फिर तो नहीं है, फिर तो दुख वाली बात ही नहीं है। मेहनत करी और फेल हो गए तो भी दुख वाली बात नहीं है, दुख वाली बात है थोड़ी थोड़ी मेहनत करी या टाइम भी वेस्ट करा, है ना तो एंजॉय कर पाए, ना पढ़ाई कर पाए, और फिर भी फेल हो गए, तब दुख वाली बात है। मेहनत करके फेल हो गए कभी मत घबराना, क्यों, क्योंकि अगली बार के लिए आप तैयार हो चुके हो लगभग, ठीक है। आइए जी, तो ये बात समझ में आ गई। हमने कहा प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी फॉर्म में आनी चाहिए। अब दोस्तों एक याद रखना, टू भी तो एक प्रीपोजिशन ही है भैया, टू भी तो एक प्रीपोजिशन ही हुआ करती है ना। हमने टू और टुवर्ड्स सीखा था, टू डेस्टिनेशन को दिखाती है। अब टू एक प्रीपोजिशन है ना, और आप जानते हो टू के बाद तो क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। हम तो बिल्कुल अच्छे से जानते हैं टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वांट टू गो देयर, टू गो, है ना, टू गो यूज किया करते हैं दोस्तों। तो ये क्या लफड़ा है, याद रखना बच्चे, जब भी कभी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी तो टू वहां पर प्रीपोजिशन का रोल प्ले कभी नहीं कर सकता। यहां पर ये बात कर रहा है किसकी, बात कर रहा है मेरे बच्चे किसकी, इन्फिनेटिव की। अरे बोल दो भाई, किसकी बात कर रहा है, इन्फिनेटिव, है ना। सर अब तो दुखों की बारिश हो रही है, पता नहीं। तो टू जो है ना, वो हमें देखना होगा सेंटेंस में कब प्रीपोजिशन है और कब इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। जैसे मैंने एक दो सेंटेंस लिख रहा हूं, माय फादर इज टॉकिंग टू रवि, आई वॉन्ट टू हेल्प रवि। राहुल इज गोइंग टू Delhi. I want to go. ध्यान से देखने वाली बात क्या है, चारों सेंटेंसेस में हम लोगों ने टू का यूज किया। यहां पर भी देखो टू का यूज किया गया है, यहां पर भी टू का यूज किया गया है, यहां पर भी टू का यूज किया गया है, और यहां पर भी टू का यूज किया गया है। चारों टू में से सिर्फ दो ही टू ऐसे हैं जो प्रीपोजिशन का काम कर रहे हैं, बाकी जो है वो इन्फिनेटिव का काम कर रहे हैं। आपने ध्यान से देखा, इस टू के बाद क्या लिखा मिला मेरे बच्चे, एक नाउन। जब भी कभी किसी टू के बाद आपको या तो नाउन लिखा मिले या फिर प्रोनाउन लिखा मिले, अगर टू के बाद या तो नाउन लिखा मिल रहा है या फिर प्रोनाउन लिखा मिल रहा है दोस्तों, तो वो अपने आप में काम करेगा किसका, प्रीपोजिशन का। यहां पर ये कोई इन्फिनेटिव नहीं, प्रीपोजिशन है। और टू के बाद आपने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल गई, तो यहां पर ये किसका काम कर रहा है, इन्फिनेटिव का। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आई है, तो यहां पर आप इसको प्रीपोजिशन नहीं बोलोगे। अगर ये प्रीपोजिशन होता तो इसके बाद हेल्पिंग ही हम लोग लिखते, ठीक है। राहुल इज गोइंग टू दिल्ली, आप देख रहे हैं टू के बाद दिल्ली आया है, तो ये अपने आप में किसका काम कर रहा है भैया, प्रीपोजिशन का। और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो ये काम कर रहा है किसका, इन्फिनेटिव का। आशा करता हूं ये बात आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। जब भी कभी टू के बाद, ऐसे समझो, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ये एक्सप्रेशन क्या काम करेगा, इन्फिनेटिव। और टू के बाद कोई नाउन आए या फिर प्रोनाउन आए, ठीक है, तो ये जो टू है ये हमेशा काम करेगा किस तौर पर, प्रीपोजिशन। डिफरेंस समझ लेना, है ना। तो इसी वजह से टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, क्यों, क्योंकि ये यहां पर इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि अगर प्रीपोजिशन का काम करता तो भैया आईएनजी फॉर्म ही हम लोग लिखते। आइए जी आगे बढ़ते हैं।
एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे एक और सेंटेंस देखते हैं। मैंने कहा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू ऑन नेक्स्ट संडे। और आपसे पूछ लिया गया ए पार्ट, बी पार्ट या फिर सी पार्ट, किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में, बी पार्ट में और सी पार्ट में, ये 3 पार्ट्स में है। अब मुझे बताएंगे आप लोग एरर किस पार्ट में है, फिर आगे बढ़ते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू ऑन नेक्स्ट संडे। जल्दी से मैं चाहूंगा, वैसे कमेंट कम आ रहे हैं बट आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और किस पार्ट में एरर है और क्या एरर है वो आप लोगों को बताना, बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो अभी हमने कंडीशन सीखी है ना, उसी को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए ये कंडीशन हमारे सामने आ गई है। अच्छा, बी में एरर होगा, 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। ऑन यूज नहीं होगा, बहुत ही बड़े सुब्रता। कुछ बच्चे कह रहे हैं बी 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 बी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू नेक्स्ट संडे, ठीक है। शिवम देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। हमने क्या सीखा था, 2 के बाद क्या आता है भैया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। बट अब इसी रूल को एक और रूल कॉन्ट्राडिक्ट करता है। एक और रूल तो नहीं, कंसेप्ट है बच्चे से, क्या? क्योंकि अगर कभी भी फ्रेजल प्रेपोजिशन का यूज किया जाए, अगर कोई फ्रेजल प्रेपोजिशन यूज की जाती है भाई, है ना, तो वो की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही उसके बाद यूज किया जाएगा। अभी फ्रेजल प्रेपोजिशन क्या चीज है? जब भी कभी एक से ज्यादा शब्द मिलकर, दोस्तों एक से ज्यादा शब्द मिलकर प्रेपोजिशन का काम करने लगे, तो उसी केस को हम लोग क्या बोला करते हैं भाई, उसी केस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेजल प्रेपोजिशन। और अगर वो फ्रेजल प्रेपोजिशन भले ही 2 से एंड हो रही हो, बट क्योंकि वो फ्रेजल प्रेपोजिशन है, एक से ज्यादा शब्द मिलकर प्रेपोजिशन का काम कर रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन प्रेपोजिशन माना जाएगा। और प्रेपोजिशन के बाद तो आप जानते हो आईएनजी ही आता है। देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, इंस्टेड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, देख रहे हो आप, इन स्पाइट ऑफ, ये अलग अलग एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बने हैं, एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बने ना बच्चे, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। बट ये तीनों के तीनों है क्या, प्रेपोजिशन है ना, भले एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बने, प्रेपोजिशन तो है ना, इनको फ्रेजल प्रेपोजिशन बोल सकते हैं। तो फ्रेजल प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा। अब कुछ फ्रेजल प्रेपोजिशन ऐसी हैं जो 2 से एंड होती हैं, हमें वो याद रखनी है। उनके बाद आईएनजी नहीं, उनके बाद सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, आईएनजी का ही यूज करेंगे। गलती है तो किस पार्ट में है, इस पार्ट में है। आप जानते हो संडे से पहले नेक्स्ट यूज हो गया, तो दोस्तों यहां पर ऑन का यूज नहीं किया जाएगा, ये बात हम लोग सीख चुके हैं, ये बात हम लोग सीख चुके हैं। तो सी पार्ट में एरर है। आइए कुछ ऐसी फ्रेजल प्रेपोजिशन जान लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एक तो यही आ गया, लुकिंग फॉरवर्ड टू, with a view to, given to, due to, owing to, एसी बंद करते भाई, एवर्स टू, accustomed to, addicted to, prone to, objected to, is, am, are, was, were। ये देखिए कुछ फ्रेजल प्रेपोजिशंस मैंने आपके सामने लिखी हैं बच्चे। ये जितनी भी फ्रेजल प्रेपोजिशन है सारी की सारी एंड किससे हो रही हैं, 2 से। सभी की सभी एंड किससे हो रही है, 2 से। और यही कंफ्यूजन अराइज करती है क्योंकि बचपन से हम लोग सीख कर आए हैं कि 2 के बाद तो दोस्तों फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर ये फ्रेजल प्रेपोजिशन है और इसके बाद अगर कोई भी वर्ब आएगी, है ना, देखो यहां पर आपने देखा लुकिंग फॉरवर्ड टू पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन है, और इसके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म का ही यूज हम लोग करेंगे। इसके बाद हमेशा और हमेशा आईएनजी फॉर्म का ही यूज करते हैं, वो कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऐसा यूज किया जाता है, ठीक है। पता कैसे करेंगे बेटे, लिख तो दिया। जब भी कभी एक से ज्यादा शब्द मिलकर प्रेपोजिशन का काम करते हैं वो फ्रेजल प्रेपोजिशन है। अब देखो लुकिंग, आई एम लुकिंग का मतलब ये नहीं कि मैं देख रहा था, नहीं, यहां पर लुकिंग फॉरवर्ड टू ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन है, जिसका मतलब है मैं आपसे मिलने का इच्छुक हूं अगले संडे, ठीक है ना, मिलने का इच्छुक हूं। विद अ व्यू टू का मतलब इसी नजरिए के साथ। गिवन टू का मतलब होता है कोई चीज को छोड़ देना, त्याग देना। ड्यू टू जानते हो। ओइंग टू का मतलब होता है कारण को दिखाता है। एवर्स टू नफरत को दिखाता है। अकस्टम्ड टू आदी होने को दिखाता है। एडिक्टेड टू लत लगने को दिखाता है। प्रोन टू का मतलब जब झुकाव हो किसी का। ऑब्जेक्टेड टू का मतलब है किसी चीज में हस्तक्षेप कर देना, रोक देना उसको। और फिर यूज्ड टू से पहले इज एम आर वॉज वर अगर यूज कर दिया जाए तो ये सभी अपने साथ आईएनजी फॉर्म लेते हैं। चलिए जी कुछ एग्जांपल से बात समझ लेते हैं ना, एग्जांपल से चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा आई
I went there with a view to attend. I went there with a view to attend the function. Children are prone to make mischief. Children are prone to make mischief. My cousin is addicted to smoke. The minister came here with a view to help the victims. I am used to drive on the left. चलिए देखते हैं. फटाफट से देखेंगे एक बार. I went there with a view to attend the function. अब बहुत ध्यान से देखना है. अगर देखो सेंटेंस सिर्फ इतना होता, I went there to attend the function, कोई दिक्कत नहीं है जी, है ना. मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है. I went there to attend the function, या तो ऐसे होता, बट सेंटेंस ऐसे तो नहीं दिया आपको कैसे दिया है? ऐसे. तो जब with a view to यूज कर दिया जाएगा दोस्तों, तो ये एक फ्रेजल प्रीपोजिशन का निर्माण करता है, और उसके बाद फिर अटेंड नहीं, हमें क्या यूज करना होगा दोस्तों? अटेंडिंग. फिर अटेंड का यूज ना करके हमें क्या यूज करना होगा? अटेंडिंग. तो I went there with a view to attending the function, है ना. अटेंडिंग द फंक्शन. समझ पाए? अरे बोलो भाई फटाफट से. तक विजिबल है? चलो दिख रहा है. चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेक मिसचीफ. प्रोन टू का मतलब बच्चों का झुकाव शरारत की तरफ होता है. तो भैया प्रोन टू अगेन एक फ्रेजल प्रीपोजिशन है, तो मेक ना करके हमें क्या करना होगा? मेकिंग करना होगा. तो चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ, ऐसा हमें करना होगा. माई कजन इज एडिक्टेड टू, अगेन एडिक्टेड टू आ गया, तो स्मोक नहीं, स्मोकिंग करें आप. माई कजन इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, माई कजन इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, है ना. माई कजन इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, इस तरह से आएगा. ठीक है. नेक्स्ट आता है द मिनिस्टर केम हियर विद अ व्यू टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स. फिर वही चीज है, क्या आ गया? विद अ व्यू टू. जैसे विद अ व्यू टू आ गया तो हेल्प ना करके अगेन यहां पर क्या करना होगा बच्चे? हेल्पिंग. हाँ, तो मिनिस्टर केम हियर विद अ व्यू टू हेल्पिंग द अर्थक्वेक विक्टिम्स. अर्थक्वेक विक्टिम्स का मतलब जो अर्थक्वेक आने की वजह से पीड़ित हुए, जिनका घर टूट गया, है ना, उनके घर परिवार का कोई मर गया, उनको खुद को चोट आई है, तो विक्टिम उसी को बोला जाता है जो पीड़ित हो. अगले पर देखते हैं, जल्दी से देख लो, फिर एक और सेंटेंस देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है. आई एम यूज्ड टू ड्राइव ऑन द लेफ्ट. यहां पर यूज्ड टू आ गया, और उस यूज्ड टू से पहले क्या लिखा है दोस्तों? एम लिखा है, तो ड्राइव नहीं, इट शुड बी ड्राइविंग, है ना. आई एम यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट. इस वाले सेंटेंस को एक बार थोड़ा सा और डिटेल में एक बार और समझेंगे, है ना, ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लेकर. माय टीचर ऑलवेज ऑब्जेक्ट्स टू माय यूज द कैलकुलेटर इन दी. नहीं, जो मेरे टीचर है वो हमेशा मेरे कैलकुलेटर को यूज करने का बार ऑब्जेक्शन किया करती थी. तो माय टीचर ऑलवेज ऑब्जेक्ट्स टू मतलब मना करती थी, हस्तक्षेप करती थी उस चीज में. तो यूज नहीं दोस्तों, यूजिंग हम लोग करेंगे. यूज ना करके हमें यहां पर क्या यूज करना होगा? यूजिंग. तो माय टीचर ऑलवेज ऑब्जेक्ट्स टू माय यूजिंग द कैलकुलेटर इन द एग्जामिनेशन. ठीक है जी, समझ पा रहे हैं? आइए एक बार इस वाले सेंटेंस को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में एक बार इस रिगार्डिंग भी मैं कुछ और बहुत ही बेहतरीन डिटेल में आपको एक चीज बताऊंगा जो कि दिमाग को हिला देने वाली भी होगी और मजा भी आएगा उसको सीखने में. ठीक है. अब हम देख रहे हैं, देखो अक्सर तो हम लोगों ने ये पढ़ा है, अक्सर तो हम लोगों ने पढ़ा ये है आई यूज टू ड्राइव, है ना. मतलब यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्योंकि यूज टू बच्चे एक मॉडल के तौर पर यूज होता है. ठीक है. बट यहां पर कंडीशन थोड़ी चेंज हो गई, इसी को थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाता हूं. देखिए हमारे पास दो अलग अलग एक्सप्रेशन है, एक है यूज टू, ठीक है, एक है भैया यूज टू, और एक है बच्चे बी प्लस में यूज टू. एक है यूज टू और एक है बच्चे बी यूज टू. अब दोनों में छोटा छोटा डिफरेंस है. अगर यूज टू यूज कर दिया गया भाई, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है. ठीक है. और अगर बी यूज टू आ गया, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का हम लोग यूज किया करते हैं, है ना.
अगर हम लोगों ने यूज्ड टू का यूज किया दोस्तों, अगर यूज्ड टू आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बी यूज्ड टू आया तो आईएनजी फॉर्म। एक सेकंड देंगे। चलिए, तो यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और बी यूज्ड टू के साथ आईएनजी आती है ना। अब देखो, अब ये यूज्ड टू क्या है जी? यूज्ड टू तब यूज होता है जब हम लोग पास्ट हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं। जब भी कभी हमें पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को दिखाना होगा तो दोस्तों हम लोग किसका यूज करेंगे? यूज्ड टू का, ठीक है। और ये बी यूज्ड टू क्या है? क्योंकि आप जानते ये भी है कि बी को हम लोग दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना। बी का अलग अलग दो यूज है, क्या है वो देख लेते हैं भाई। बी एसएमआर को भी तो दिखाता है, तो एसएमआर के साथ यूज्ड टू यूज हो सकता है और वॉज वर में भी यूज हो सकता है, ठीक है। एसएमआर यूज टू और वॉज वर यूज टू, ठीक है जी। अब ये एसएमआर यूज्ड टू क्या है और वॉज वर यूज्ड टू क्या है जानते हैं। एसएमआर यूज्ड टू की अगर हम बात करें तो ये बात करता है प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, ये बात करता है दोस्तों प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन। और वॉज वर के साथ यूज्ड टू अगर आ जाए तो ये बात करता है हैबिचुअल। तो ये लिख लेंगे पहले। तो यूज्ड टू सिर्फ अकेला आएगा तो उसके साथ हमेशा और हमेशा क्या यूज करेंगे बच्चे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यूज्ड टू आया तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करेगा पास्ट हैबिचुअल एक्शन को। और अगर हमने बी यूज्ड टू लिखा, बी यूज्ड टू का मतलब क्या है? यूज्ड टू से पहले एसएमआर भी आ सकता है और यूज्ड टू से पहले वॉज वर भी आ सकता है। अब एसएमआर दिखाता है प्रेजेंट को तो ये प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन को दिखाएगा, वॉज वर दिखाता है पास्ट को तो पास्ट हैबिचुअल एक्शन दिखाएगा। बट दोनों कंडीशंस में आएगा आईएनजी फॉर्म ही। अब आपके मन में तुरंत एक चीज स्ट्राइक होगी, सर हमने अभी देखा था पास्ट हैबिचुअल एक्शन, पास्ट हैबिचुअल एक्शन, ये तो सिर्फ यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जी हाँ, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वॉज वर यूज्ड टू के साथ आईएनजी, दोनों ही आप यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बात समझ पाए? अरे बोलो भाई। आइए जी एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं आपसे, विराट कोहली इज यूज्ड टू प्ले, एक बार देखते हैं। विराट कोहली इज यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। कपिल देव was used to play देखते जी। देखिए यहां पर बात कर रहे हैं किसकी हम लोग? विराट कोहली की। मुझे बता विराट कोहली खेलते हैं नहीं खेलते? अभी भी उनकी प्रेजेंट की आदत है या नहीं है? बिल्कुल। अभी साउथ अफ्रीका के साथ मैच भी चल रहा है। क्या स्कोर हो गया भाई? स्कोर से ज्यादा एक बार देख लेते हैं, चलो बाद में देखेंगे, है ना। तो विराट कोहली हालांकि कल बढ़िया नहीं खेल पाए, कोई बात नहीं, हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो विराट कोहली करंट में भी अभी क्रिकेट खेलते हैं कि प्रेजेंट की हैबिचुअल हैबिट है ना। तो देखो यूज्ड टू से पहले हमने क्या लिख दिया? इज। जब भी कभी यूज्ड टू से पहले एसएमआर आ जाएगा तो वो अपने आप में प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है। ये बात तो सही हुई, यूज्ड टू से पहले एसएमआर आ सकता है, ठीक है। बट एसएमआर अगर आ गया तो दोस्तों फिर हम लोगों को वहां पर क्या यूज करना होगा? आईएनजी फॉर्म, जेरेंट फॉर्म। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? प्लेइंग। तो विराट कोहली इज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। विराट कोहली इज यूज्ड टू प्ले प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। विराट कोहली इज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है जी। समझ पा रहे हैं? बोल दो भाई फटाफट से। नेक्स्ट आता है सचिन तेंदुलकर। क्या कहा? सचिन तेंदुलकर यूज्ड टू। अब सिर्फ यूज्ड टू आया। अब मुझे बताओ सचिन तेंदुलकर खेलते हैं या खेला करते थे? आप कहोगे सर खेला करते थे, अब नहीं खेलते। ये इसका मतलब इस व्यक्ति की पास्ट हैबिचुअल एक्शन है, और पास्ट हैबिचुअल एक्शन को या तो यूज्ड टू से दिखाओ या फिर वॉज वर यूज्ड टू से। हम लोगों ने यहां पर यूज्ड टू से दिखाया तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। जी हां, ऑलरेडी है। अगर है तो हम कह सकते हैं पहले से ही करेक्ट था सेंटेंस, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अगले पर आते हैं। कपिल देव वॉज यूज्ड टू प्ले क्रिकेट।
अब देखिए यहां पर कपिल देव की बात हो गई। अब मुझे बताएं कपिल देव तो और पहले के थे, देखो ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन अभी है ना करंट। तो कपिल देव भी खेला करते थे, आजकल नहीं खेलते बच्चे। तो पास्ट हैबिचुअल एक्शन को या तो यूज्ड टू से दिखाओ या फिर उससे पहले वॉज लगा दो। अगर यूज्ड टू से पहले वॉज या वर में से कुछ लगा है तो भैया फिर हमें क्या करना होगा, आईएनजी फॉर्म, जेरेंट फॉर्म का यूज करना होगा। इसीलिए यहां पर हमें क्या वापस से करना होगा, प्लेइंग। तो कपिल देव वाज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, कपिल देव खेला करते थे, है ना। सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट खेला करते थे। यूज्ड टू और वाज वर यूज्ड टू ने सेम मीनिंग दिया, बट डिफरेंस है, यूज्ड टू के बाद प्ले फर्स्ट फॉर्म आएगा और वाज वर यूज्ड टू के बाद आईएनजी फॉर्म आएगा। आशा करता हूं बच्चे ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, ठीक है ना। इसी तरह से ये वाला सेंटेंस हम लोगों ने देखा था, आई एम यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट, मैं बाएं चलाने का आदी हूं। अच्छा एक चीज मैं और पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइव है या राइट हैंड ड्राइव है, फटाफट से बताएं। इंडिया में जो ड्राइविंग है वो लेफ्ट हैंड ड्राइव है या राइट हैंड ड्राइव है, कौन सा ड्राइव है? अगर मैं बात करूं इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइव है। लेफ्ट हैंड ड्राइव कैसा है, हम अक्सर गलती से पता क्या सोच लेते हैं, जहां स्टीयरिंग है ना, स्टीयरिंग वाले साइड को नहीं बोलते। ये देखो ये रोड है, ये मान के चलते हैं आगरा है और ये दिल्ली है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं हमें दिल्ली से आगरा जाना है, तो एक साइड ये हो गया रोड, देखो पूरा रोड है, इसको डिवाइड कर दिया, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। मैं कह रहा हूं दिल्ली से आगरा अगर हमें जाना है तो बताओ किस साइड चलोगे? आप कहोगे ना सर इस साइड चलेंगे, इस साइड चलोगे। तो मुझे बताओ रोड का कौन सा हिस्सा है, ये रोड इस तरफ जा रहा है तो लेफ्ट हैंड पर ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ना। और आगरा से दिल्ली आ रहे हैं तो भी हम लोग लेफ्ट पे चलेंगे। अब इस तरफ मुकर के खड़े हो गए तो लेफ्ट हो गया। तो हम लोग जो स्टीयरिंग को समझ लेते हैं, स्टीयरिंग नहीं बच्चे, वो हमेशा और हमेशा रोड की बात होती है कि आप रोड के किस साइड चल रहे हैं, वही हैंड ड्राइव होता है हमारा। चलो खैर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत हालांकि बहुत लोग कंफ्यूज है ना। तो हमारा जो ड्राइव है वो लेफ्ट हैंड ड्राइव है, राइट हैंड ड्राइव नहीं है। राइट में स्टीयरिंग है, हम रोड के लेफ्ट में चलते हैं तो उसी को माना जाता है। हालांकि कुछ कंट्रीज में भी कहते हैं नहीं स्टीयरिंग से मानना चाहिए, ठीक है, बट एक्जैक्टली यही होता है, रोड के आप किस साइड चल रहे हो। तो हम भारतीय जो है रोड के लेफ्ट में चलते हैं। जैसे अगर आप चले जाओ यूरोप में, तो यूरोप में क्या होगा, वो रोड के राइट में चलेंगे। मानकर चले जैसे कोई स्विट्जरलैंड चला गया भैया, ज्यूरिक हो गया और क्या है उसका पता भी नहीं, गरीब लोगों को तो देखो ज्यादा पता भी नहीं होता। ज्यूरिक है और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, ज्यूरिक ये क्या है, चलो मान लेते हैं एक्स वाई जेड, ये रोड हो गया। अब देखो किसी को एक्स वाई जेड से ज्यूरिक जाना है तो वो यहां से जाएगा, ऐसे चलेगा, क्योंकि जो उनका स्टीयरिंग है वो लेफ्ट में उनका स्टीयरिंग जो है वो लेफ्ट में है। चलिए दोस्तों तो आज के लिए इतना ही करेंगे, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चलो लगा लेना ज्यूरिक पे।